फाइनेंस एक्ट 2021 बहुत ही इम्पैक्ट करेगा पार्टनरशिप फर्म के ऊपर। उसके अंदर जो दो सेक्शन का जिक्र किया गया है, सेक्शन 9B एंड सेक्शन 45(4), ये दो सेक्शन की वजह से पार्टनरशिप फर्म के ऊपर, उसके टैक्सेबिलिटी के ऊपर, जब फर्म डिसॉल्व होगी या रिकंस्टिट्यूशन होगी तब उसके टैक्सेशन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। और ये दोनों सेक्शन की जो एप्लीकेबिलिटी है वो असेसमेंट 21-22 से है। सेक्शन 9B नया इंसर्ट किया गया है, सेक्शन 45(4) उसमें कुछ अमेंडमेंट किया गया है। तो ये दो सेक्शन क्या कहता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखेंगे सेक्शन 9B। तो वेयर अ स्पेसिफाइड पर्सन रिसीव ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, स्पेसिफाइड पर्सन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, अगर स्पेसिफाइड पर्सन को ड्यूरिंग द ईयर कुछ मिलता है, रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कुछ मिलता है, स्पेसिफाइड पर्सन कौन है? तो यहाँ पे लिखा है स्पेसिफाइड पर्सन। तो स्पेसिफाइड पर्सन मीन्स अ पर्सन हु इज अ पार्टनर ऑफ अ फर्म और मेंबर ऑफ अदर एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। तो स्पेसिफाइड पर्सन का है, कौन है? वो पार्टनर है या तो किसी यूपी का मेंबर है, बीओआई का मेंबर है, तो उसको स्पेसिफाइड पर्सन कहा जाता है। एनी कैपिटल एसेट और स्टॉक इन ट्रेड और बोथ, उसको क्या मिलता है? कैपिटल एसेट, स्टॉक इन ट्रेड, या तो दोनों चीजें मिलती है फ्रॉम अ स्पेसिफाइड एंटिटी। कहां से मिलती है? स्पेसिफाइड एंटिटी। और स्पेसिफाइड एंटिटी की डेफिनेशन क्या है कि स्पेसिफाइड एंटिटी मीन्स अ पर्सन और अदर एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। मीन्स स्पेसिफाइड एंटिटी क्या है? वो फर्म है, ईओपी है या बीओआई है। तो और यहाँ पे जो है फर्म की जो डेफिनेशन है एज पर सेक्शन 223(1), फर्म इंक्लूड्स एलएलपी, तो ये प्रोविजन एलएलपी को भी एप्लीकेबल होगा। दोबारा देखते हैं ऊपर, अब देखते हैं कि वेयर अ स्पेसिफाइड पर्सन रिसीव्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एनी कैपिटल एसेट और स्टॉक इन ट्रेड और बोथ। मतलब पार्टनर को क्या मिलता है? कैपिटल एसेट और स्टॉक इन ट्रेड, या तो दोनों चीजें मिलती है। कब मिलती है? डिसोल्यूशन और रिकंस्टिट्यूशन, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन और रिकंस्टिट्यूशन। तो ऐसा ट्रांजेक्शन होगा, ऐसा कुछ भी ट्रांजेक्शन होगा, उसको डीम्ड ट्रांसफर माना जाएगा अंडर सेक्शन 9B। समझ में आ गया फ्रेंड्स? सेक्शन 9B क्या कहता है कि वेयर स्पेसिफाइड पर्सन रिसीव्ड, सबसे पहली कंडीशन है स्पेसिफाइड पर्सन रिसीव्ड, उसको रिसीव होना चाहिए। क्या रिसीव होना चाहिए? कैपिटल एसेट और स्टॉक इन ट्रेड, या तो दोनों चीजें उसको रिसीव करना होना चाहिए, ये दोनों एसेट होनी चाहिए। और कब मिलना चाहिए? डिसोल्यूशन और रिकंस्टिट्यूशन, या तो फर्म डिसोल्व होती हो या रिकंस्टिट्यूट होती हो। तो ऐसे ट्रांजेक्शन डीम्ड ट्रांसफर माना जाएगा अंडर सेक्शन 9B। अब मान लीजिए कि ये जो पार्टनर है, पार्टनर यहाँ से स्टॉक इन ट्रेड ले जाता है, तो उसका जो भी चार्जेबिलिटी होगी वो अंडर द हेड प्रॉफिट गेन और बिजनेस ऑफ प्रोफेशन। अगर वो कैपिटल एसेट ले जाता है तो उसकी चार्जेबिलिटी होगी अंडर द हेड कैपिटल गेन। और यहाँ पे जो भी पार्टनर एसेट ले जाता है उसको जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो इज इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ सेल्स कंसिडरेशन रिसीव्ड। तो फेयर मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन रिसीव्ड, ये माना जाएगा। तो ये सेक्शन 9B इतना कहता है। फ्रेंड्स, सेक्शन 9B को आप अच्छी तरह समझोगे तो आगे की पोर्शन समझ में आएगी ये सेक्शन 45(4) क्या है। और इसमें जो कंस्टिट्यूशन कहा गया है, तो रिकंस्टिट्यूशन किसे कहते हैं तो वो भी जानना जरूरी है। तो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द स्पेसिफिक एंटिटी मीन्स, मैंने ये चार्ट ड्रॉ किया है, इसमें जल्दी समझ में आएगा, मैं ऊपर नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन जो चार्ट बताया उसमें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पार्टनर एक फर्म है ए, बी और सी रिटायर हो रहा है, नई पार्टनरशिप फर्म बन रही है ए और बी। तो यहाँ पे एक एग्जांपल हो गया कि फर्म रिकंस्टिट्यूशन हुई है। अब दूसरी एक फर्म है, उसमें ए और बी पार्टनर है। सी बोलता है भैया मेरे को भी आपकी पार्टनर में ज्वाइन होना है। दो पार्टनर बोलते ठीक है भाई आ जाओ। तो नई पार्टनरशिप बन गई ए बी एंड सी, ए बी रिकंस्टिट्यूशन हो गई। अब तीसरा एग्जांपल लेते हैं कि एक फर्म है जिसमें ए बी और सी पार्टनर है, तीनों का इक्वल शेयर है। बाद में कुछ तीनों मिलकर कुछ डिसाइड करते हैं कि भैया ऐसा करो, पार्टनर जो रेशियो है थोड़ा आगे पीछे कर देते हैं। ए बोलता है मेरा 50 कर दो, बी बोलता है मेरा 25 कर दो, सी बोलता है मेरा 25 कर दो। ठीक है भाई, यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया, तो ऐसे केस में भी ये रिकंस्टिट्यूशन माना जाएगा। अब आ जाते हैं सेक्शन 45(4) के ऊपर। अब सेक्शन 45(4) क्या कहता है? सेक्शन 9B समझ में आ गया। सेक्शन 9B समझ में आएगा तो सेक्शन 45(4) आगे समझ में आएगा, क्योंकि ये सेक्शन मतलब ये 9B और 45(4) बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। सेक्शन 9B में मैंने क्या कहा था कि स्पेसिफाइड पर्सन रिसीव करता है ड्यूरिंग द ईयर एनी कैपिटल एसेट, स्टॉक इन ट्रेड, या तो बोथ, वो रिसीव करता है इन कनेक्शन विथ
रिकंस्टिट्यूशन और डिसोल्यूशन। तो इसे को डीम्ड ट्रांसफर माना जाएगा। अगर वो कैपिटल एसेट ले जाता है तो उस वक्त वो अंडर द हेड कैपिटल गेन में उसका चार्जेबिलिटी होगी। अगर वो स्टॉक इन ट्रेड ले जाता है तो उसकी चार्जेबिलिटी होगी अंडर द हेड बिजनेस लॉ प्रोफेशन। ये सेक्शन 9B कहता है। इतना समझ में आ गया। अब सेक्शन 45(4) के ऊपर जाते हैं। ये पूरा 9B और 45(4) धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। अब इन दोनों सेक्शन को बहुत ध्यान से और धीरे धीरे समझना। मैं कोशिश करूंगा कि दोनों सेक्शन अच्छी तरह से समझ में आ जाए। मुझे भी बहुत टाइम लगा था इसको समझने के लिए। तो फ्रेंड्स चलो देखते हैं सेक्शन 45(4). तो वेयर अ स्पेसिफाइड पर्सन रिसीव ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। स्पेसिफाइड पर्सन जैसे 9B में था ऐसा यहाँ पे कि वो रिसीव करता है एनी मनी और कैपिटल एसेट और बोथ। कोई मनी या तो कैपिटल एसेट और बोथ, मनी रिसीव करता है, कैपिटल एसेट रिसीव करता है, या तो दोनों चीजें रिसीव करता है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि इन माई ओपिनियन इफ अमाउंट इज क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड नॉट एक्चुअली गिवन इट इज आउट ऑफ डेफिनेशन ऑफ रिसीव। यहाँ पे एक पार्टनर को कुछ देते नहीं है, खाली उसको कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं तो यहाँ रिसीव नहीं माना जाएगा। ऐसा मेरा मानना है। दूसरा ओपिनियन हो सकता है अलग से। कहां से मिलता है उसको? फ्रॉम स्पेसिफाइड एंटिटी। स्पेसिफाइड एंटिटी की डेफिनेशन में जैसे बताएगा फॉर्म है, ईओपी है, बीओआई है, वहां से उसको मिलता है। इन कनेक्शन विथ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ सच स्पेसिफाइड एंटिटी। कब मिलता है? यहाँ पे ओनली रिकंस्टिट्यूशन है। 9B में था क्या था उधर? डिसोल्यूशन और रिकंस्टिट्यूशन। यहाँ पे है सेक्शन, यहाँ पे जो कहता है सेक्शन 45 इन कनेक्शन विथ रिकंस्टिट्यूशन, यहाँ पे रिकंस्टिट्यूशन के टाइम पे मिलता है। 9B में क्या मिलता था उसको? स्टॉक इन ट्रेड और कैपिटल एसेट। सेक्शन 45(4) में इसको क्या मिलता है? मनी और कैपिटल एसेट और बोथ। डिफरेंस इतना है यहाँ पे। और जो भी चार्जेबिलिटी होगी इस सेक्शन में वो सेक्शन चार्जेबिलिटी अंडर द कैपिटल गेन। 9B में चार्जेबिलिटी क्या पे होती थी? दोनों जगह पे कैपिटल चार्जेबिलिटी होती थी। एक कैपिटल गेन में भी होती थी और बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया फ्रेंड्स। दोनों को कंपैरिजन करेगा तो ये दोनों सेक्शन जल्दी समझ में आएगा और आगे आगे चलते जाएगा क्योंकि कॉम्प्लिकेशन होने वाला है आगे फ्रेंड्स। अब इसका जो वर्किंग दिया गया है कि टैक्स कैसे निकालना है, कैपिटल गेन कैसे निकलेगा, उसके यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया गया है। तो फॉर्मूला दिया है A = B + C - D। ए मतलब कि अपने को इनकम, कैपिटल गेन की इनकम को कितनी होती है वो निकाल ली है। कैपिटल गेन इनकम ऑफ द स्पेसिफाइड एंटिटी अंडर दैट कैपिटल गेन। बी का मतलब है मनी, वैल्यू ऑफ मनी, पार्टनर को कितना मनी मिलता है। सी मतलब फेयर वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट रिसीव्ड बाय द पार्टनर, पार्टनर को जो एसेट मिल रही है उसकी फेयर वैल्यू कितनी है वो है। डी मतलब कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में कितना अमाउंट स्टैंडिंग है एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन, उसके पार्टनर के अकाउंट में कितना अमाउंट जमा है एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन। तो ये इसकी फॉर्मूला है। तो अगर मान लो कैपिटल गेन तुम्हारा यहाँ पे नेगेटिव आता है या मतलब लॉस आता है, यहाँ पे लिखा है इफ द वैल्यू इन द अबव फॉर्मूला इज नेगेटिव इट्स वैल्यू शैल बी डीम्ड टू बी 0। तो यहाँ पे आपको लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। फर्म जो लॉस हुआ है तो फर्म को कैरी फॉरवर्ड कर दो, वहां पे 0 हो जाएगा। अब दूसरा कहते बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट इज टू बी कैलकुलेटेड विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट इन द इंक्रीज इन द कैपिटल अकाउंट ड्यू टू रीवैल्यूएशन ऑफ एनी एसेट और ड्यू टू सेल्फ जनरेटेड गुडविल और एनी अदर सेल्फ जनरेटेड एसेट। फ्रेंड्स ये जो लाइन कह रही है कि पार्टनर्स के अंदर जो कैपिटल है, जो कैपिटल पड़ा है, वो किसी एसेट को इंक्रीज किया है, इसकी वैल्यू इंक्रीज की है, उसकी वजह से जो कैपिटल बढ़ा है वो यहाँ पे कंसिडर नहीं करना है। फ्रेंड्स सेल्फ जनरेटेड गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड एसेट मीन्स गुडविल और एसेट which has been acquired without incurring any cost for the purpose or which has been generated during the कोर्स ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन। मतलब सिंपल सी बात अगर मैं इस बात में कहूँ तो गुडविल की वैल्यू और सेल्फ एसेट की वैल्यू यहाँ पे 0, इसकी जो कॉस्ट है वो 0 लेनी है। अब सेक्शन 9B एज वेल एज सेक्शन 40 में क्या मेजर डिफरेंस है? और भी डिफरेंस हो सकते हैं लेकिन जो मेजर डिफरेंस है वो मेजर डिफरेंस है यहाँ पे कि पार्टनर 9B में पार्टनर रिसीव कैपिटल एसेट और स्टॉक इन ट्रेड और बोथ। जैसे मैंने आगे बताया कि सेक्शन 9B में कैपिटल एसेट, स्टॉक इन ट्रेड या तो दोनों चीजें लेता है। सेक्शन 45(4) उसमें क्या मिलता है उसको? कैपिटल एसेट और मनी, या तो दोनों चीजें मिलती है। 9B में डिसोल्यूशन और रिकंस्टिट्यूशन, 45(4) में ओनली रिकंस्टिट्यूशन। टैक्सेबिलिटी जहाँ 9B में होती है
वो या तो बिजनेस या प्रोफेशन में होगी या तो कैपिटल गेन में होगी। 45(4) में टैक्सेबिलिटी कैपिटल गेन में होगी। कैपिटल गेन और बिजनेस इनकम यहाँ पे होगा, यहाँ पे ओनली कैपिटल गेन होगा। यहाँ पे किसका होगा? 49B में वो होगा फर्म का होगा, और यहाँ पे इनकम कितनी होगी? 45(4) में इनकम पार्टनर की होगी। दोनों में टैक्स किसको देना है? पार्टनरशिप फर्म को देना है। तो ये मेजर डिफरेंस है फ्रेंड्स। कॉम्प्लिकेशन तो अब चालू होगा। अब तक तो आपने समझ लिया 9B में क्या डिफरेंस है, 45 में क्या डिफरेंस है, मतलब उसका 9B में क्या कैलकुलेशन है, 45(4) में क्या कैलकुलेशन है। A प्लस इज इक्वल टू B प्लस C माइनस D, फॉर्मूला खत्म, 45 खत्म। लेकिन जो कॉम्प्लिकेशन है वो अब स्टार्ट होने वाला है उसके एग्जाम्पल के ऊपर से। तो मैं एक एग्जाम्पल अभी ले रहा हूँ जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के जो सर्कुलर है उसके अंदर भी दिया गया है। तो ये वही सर्कुलर में आपको इसमें से मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ कि ये एग्जैक्ट इसको समझना कैसे है पूरे ट्रांजेक्शन को। तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक लेता हूँ कि एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि एक पार्टनरशिप फॉर्म है, ठीक है, A, B और C। अब जो पार्टनर है A, उसकी कैपिटल है 10 लाख रुपए, B उसकी कैपिटल है 10 लाख रुपए, C उसकी कैपिटल है 10 लाख रुपए, ठीक है। तो ये 30 लाख रुपए कैपिटल हो गई। अब उसके फर्म के अंदर थ्री लैंड है। लैंड S 10 लाख रुपए जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट, और लैंड T उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है 10 लाख रुपए, और लैंड U उसकी ओरिजिनल कीमत है 10 लाख रुपए, ओरिजिनल कॉस्ट है। ये तीनों की फेयर मार्केट वैल्यू एज पर रूल 11U निकाला है 70 लाख, और लैंड यू की कीमत है 50 लाख, फेयर मार्केट वैल्यू। अब यहाँ पे फॉर्म जो पार्टनर ए है वो कहता है कि भाई मुझे नहीं रहना है, मेरी उम्र हो चुकी है, मुझे फॉर्म में नहीं रहना है, आप मुझे यहाँ से जाने दो। ए और बी बोलते हैं ठीक है भाई, चलो ठीक है, आपको नहीं रहना है, कोई बात नहीं है, आप जाइए, ठीक है। फॉर्म तीनों पार्टनर बैठ के डिसाइड करते हैं और ऐसा करते हैं कि ठीक है भाई, हम आपको 11 लाख रुपए कैश देंगे, और जो लैंड यू है जो जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू 50 लाख है, तो हम आपको लैंड यू दे देंगे 11 लाख रुपए कैश, और 50 लाख की ये जो लैंड है वो आपको दे देंगे। चलो ठीक है, ये एग्री हो जाता है, सेटलमेंट हो जाता है। अब इसके ऊपर टैक्सेबिलिटी कैसे होती है वो काउंट करनी है। तो वर्किंग ऑफ कैपिटल गेन ऐसे कैसा होता है देखिए। फॉर एग्जाम्पल, जो लैंड की कीमत है, यहाँ पे कितनी लैंड की कीमत कितनी है, जो लैंड जो पार्टनर ए ले जाता है उसकी कीमत है 50 लाख रुपए, ठीक है, फेयर मार्केट वैल्यू। मान लीजिए कि जो 10 लाख की जो कीमत थी बेसिक कॉस्ट, उसको आप इंडेक्सेशन निकालते हैं, तो इंडेक्सेशन निकाला तो 15 लाख हुआ, ठीक है। तो 35 लाख का ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ। तो उसमें 20%, तभी ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि अभी सर इसमें कोई सरचार्ज या एजुकेशन सेस नहीं लग रहा है, तो 7 लाख रुपए का कैपिटल गेन टैक्स हुआ, कैपिटल गेन हुआ, ठीक है। अब ये तो 9B में इतना टैक्स आ गया। अब निकालना पड़ेगा कि इसका बुक प्रॉफिट कितना है। बुक प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है 50 लाख रुपए, इसकी कॉस्ट कितनी है 10 लाख रुपए, ठीक है। तो ये 50 लाख माइनस, यहाँ इंडेक्सेशन नहीं देखना है, यहाँ पे सिर्फ फेयर मार्केट वैल्यू और उसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो देखना है। तो 50 लाख माइनस 10 लाख तो 40 लाख। टैक्स कितना दिया है 9B में, टैक्स दिया है 7 लाख रुपए, ये हमने 7 लाख रुपए दिया, ठीक है, वो यहाँ से माइनस कर लो। अब कितना रुपया बचा, 33 लाख बचा। 3 पार्टनर है A, B और C, तीनों का इक्वल रेशियो है, तो यहाँ पे अब कितना लाख रुपए आएगा, 11 लाख रुपए हिस्से में आएंगे, ठीक है। अब यहाँ भी अपने देखा था कि तीनों का बैलेंस कितना था कैपिटल में 10 लाख रुपए, ठीक है। तो ये 10 लाख रुपए पार्टनर्स के कैपिटल, ये पार्टनर ए का मैंने कैपिटल अकाउंट बनाया है, पार्टनर ए, ठीक है। उसमें उसका कैपिटल बैलेंस कितना था 10 लाख रुपए, 11 लाख रुपए लैंड बेचने के बाद आए प्रॉफिट, वो यहाँ पे ऐड किया, तो यहाँ पे उसकी कितना रुपया हुआ, उसका कैपिटल में कितना रुपया हो गया 21 लाख रुपए। अब होता क्या है, जैसा हमने बताया कि 11 लाख रुपए वो रिसीव करता है वो यहाँ से जाने के लिए, ठीक है, वो यहाँ से रिटायर हो रहा है, 11 लाख रुपया ले रहा है, और लैंड यू ले रहा है, लैंड यू की जिसकी कीमत कितनी है 50 लाख रुपए। तो कितना हुआ 11 लाख ये और 50 लाख ये, तो 61 लाख रुपए हुए। तो पार्टनर ए को कितने मिल रहा है यहाँ पे 61 लाख, तो ये पार्टनर को 61 लाख रुपए मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो 40 लाख रुपया जो है, जो पार्टनर ए को एक्सेस मिल रहा है, जो पार्टनर को इनकम हो रही है, तो 40 लाख के ऊपर 45(4) में टैक्स फर्म को देना है। सेक्शन 9B में भी टैक्स दिया 7 लाख रुपए, जैसे हमने आगे देखा है 7 लाख रुपए टैक्स दिया,
और सेक्शन 45(4) में उसको 40 लाख के ऊपर उसको फर्म को टैक्स देना है। फ्रेंड्स, आप बोलो कि डबल टैक्सेशन है, 9B में भी हुआ, 45(4) में भी हुआ। यस यस, आपका कहना है डबल टैक्सेशन है, लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो डबल टैक्सेशन नहीं है। क्यों? इसको जो 40 लाख रुपए है जो हम यहाँ पे जिस पर हम कैपिटल गेन टैक्स भर रहे हैं, वो 40 लाख रुपए को हम क्या करेंगे, पार्टनरशिप फर्म की जो रिमेनिंग एसेट्स है उसके हम एट्रीब्यूट करेंगे। रिमेनिंग एसेट कौन सी बची है पार्टनरशिप फर्म के पास? ठीक है, ये लैंड यू तो ले जा रहा है ए, तो कौन सी बची है? एस और टी, जिसकी कीमत कितनी है? 70 लाख, ओरिजिनल कीमत 10 लाख रुपीज। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जो 40 लाख रुपए जो बचा है, जो जिसमें हम कैपिटल गेन टैक्स भर रहे हैं, तो 40 लाख रुपए को हम एट्रीब्यूट करेंगे जो पार्टनरशिप फर्म की जो रिमेनिंग एसेट्स है उसके ऊपर। तो उसका एट्रीब्यूट कैसे करना है? तो एस्टिमेट की एक फॉर्मूला है। जैसे कि यहाँ पे लैंड एस, उसकी ओरिजिनल कीमत कितनी थी? 10 लाख रुपए। उसकी एफएमवी कितनी हो गई? 70 लाख रुपीज। तो इंक्रीज कितने रुपए का हुआ? 60 लाख रुपए का। लैंड टी है, उसकी कीमत कितनी थी? 10 लाख रुपए। अब उसकी एफएमवी कितनी हो गई? 70 लाख रुपीज। इंक्रीज कितने का हुआ? तो 60 लाख रुपीज का। तो यहाँ पर रेशियो कितना निकला? द रेशियो इज 1:1, दैट इज 1/2 इज therefore आउट ऑफ इज 40 लाख रुपीज। जो 40 लाख रुपीज जब कैपिटल गेन दे रहे हैं उधर, तो उसका हाफ द 20 लाख रुपीज एट्रीब्यूट होगी लैंड एस में, और 20 लाख रुपीज जो है वो एट्रीब्यूट होगी लैंड टी में। इन फ्यूचर मान लीजिए कि लैंड एस हम सोल्ड कर रहे हैं, उसकी कीमत 1,20,00,000 रुपए है, तो हमें क्या करना है, जो लैंड जो अभी एट्रीब्यूट कर रहे हैं 20 लाख रुपीज, वो सेल्स में से माइनस करेंगे, वो सेल्स में से माइनस करेंगे और नेट सेल्स कंसिडरेशन माना जाएगा 1 करोड़ रुपए। फ्रेंड्स, समझ में आ गया कि एट्रीब्यूट कैसे करना है? लेकिन उसके लिए भी एक जिम्मेदारी है एसएससी की, उसको एक फॉर्म 5C उसको जमा करवाना पड़ेगा। उसको दिखाना पड़ेगा कि हम जो ये एट्रीब्यूट कर रहे हैं वो कौन सी एसेट के सामने कर रहे हैं। वो फॉर्म 5C जमा करवाना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। या डीएससी फाइल कर सकते हैं या इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड से भी फाइल कर सकते हैं, लेकिन ये फाइल करना फॉर्म 5C बहुत ही जरूरी है, ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। अब दूसरा एग्जांपल समझते हैं। अब दूसरे एग्जांपल में ऐसा है, फर्स्ट एग्जांपल में आपने देखा कि पार्टनर जो है लैंड ले जाता है, ठीक है, 11 रुपए कैश ले जाता है। अब एग्जांपल में ऐसा है कि इसमें भी 3 पार्टनर है, पार्टनर ए, बी और सी, तीनों का इक्वल हिस्सा है, मतलब कैपिटल इक्वल है, 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए। अब यहाँ पे पार्टनर ए रिटायर हो रहा है, वो यहाँ पे लैंड नहीं ले जा रहा है, वो बोल रहा है कि मुझे लैंड नहीं चाहिए, ऐसा करो लैंड को आप बेच दो मार्केट में और मुझे पैसा दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे लैंड तीनों का कैपिटल 10 लाख रुपए है, 30 लाख की उसकी कैपिटल हो गई। और यहाँ पे लैंड एस, टी और यू, जिसकी ओरिजिनल कीमत है 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, ठीक है। एग्जाम्पल जो 1 है वो सेम ही रिपीट, यहाँ पे वहाँ पे पार्टनर ले जाता है, यहाँ पे ओपन मार्केट में लैंड बेच देते हैं। तो यहाँ पे 70 लाख रुपीज लैंड टी की कीमत 70 लाख रुपीज, लैंड यू की कीमत 50 लाख एज पर मार्केट वैल्यू है एफएमवी। पार्टनर एक विशेष टू एग्जिट, पार्टनर बोल रहा है मुझे जाना है। अब फर्म ओपन मार्केट में लैंड बेच देते हैं, यू वाली लैंड 50 लाख रुपए में बेच देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी रिकंस्टिट्यूशन हुआ, वो रिकंस्टिट्यूशन हो गया, पार्टनर रिटायर हुआ तो रिकंस्टिट्यूशन हुआ। तो जैसे फर्स्ट वाला एग्जांपल में था कि यहाँ पे देखो 50 लाख की कीमत है यू की, ठीक है, ये 50 लाख रुपए, तो 50 लाख रुपए यहाँ पे उसकी कीमत लिया है। मान लीजिए कि इसकी इंडेक्सेशन कॉस्ट है 15 लाख रुपए, 10 लाख ओरिजिनल कीमत और उसके इंडेक्सेशन के साथ 15 लाख रुपए है, तो यहाँ पे 35 लाख रुपए का गेन हुआ। जो 35 लाख रुपए का जो गेन हुआ है उसे हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हम पेमेंट करते हैं 7 लाख रुपीज। बुक प्रॉफिट की काउंटिंग जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल में बताई, 50 लाख रुपए थी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, 10 लाख रुपए से बुक वैल्यू थी, तो 40 लाख रुपए, 7 लाख रुपए जो 9B में जो टैक्स भरा है यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया ये बात करना है यहाँ से, ये 7 लाख रुपए, ठीक है, वो यहाँ से लेस कर दो, ठीक है। तो कितना गेन आया? 33 लाख बुक प्रॉफिट आया। तीनों पार्टनर का इक्वल हिस्सा है तो 11 लाख, 11 लाख, 11 लाख। तो ये पार्टनर्स के ये पार्टनर ए है, उसका कैपिटल अकाउंट बनाया है, 10 लाख उसकी कैपिटल पहले से पड़ी थी, 11 लाख अभी आए, ठीक है। तो इसकी कैपिटल कितनी हो गई? 21 लाख रुपए।
अब ये बोलता है कि मुझे पैसे दे दो, ठीक है। तो यहाँ कितना लाख रुपए कैश ले जाता है, मनी ले जाता है, यहाँ पे कोई लैंड बैंड ले जाता है, कोई एसेट नहीं ले जाता है। वो जो लैंड बेची उसका पैसा ले जाता है 61 लाख रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे उसको 61 लाख रुपए मिल जाते हैं, तो ये बचा 40 लाख रुपए, ठीक है। मैंने अभी जैसे बताया कि ये जो 40 लाख रुपए है उसको पार्टनर की जो फर्म जो रिमेनिंग एसेट है उसके अंदर एट्रीब्यूट कर दो। तो यहाँ पे भी जैसे आगे वाले एग्जाम्पल में था, तो यहाँ इंक्रीज हुआ 60 लाख रुपीज, मतलब 1:1, मतलब 40 लाख को 20 लाख लैंड एस और 20 लाख लैंड ट्यू में एट्रीब्यूट करना है, ठीक है। और इसमें भी फॉर्म 5C जो मैंने बताया कि इसको फाइल करना बहुत ही जरूरी है फ्रेंड्स। एक चीज आपको मैं बताना भूल गया, जो भी आपको मैं बताता हूं कि फॉर एग्जाम्पल मुझे इसमें टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है, लॉन्ग टर्म टैक्स भरना है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भरना है। जब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि ये मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भरना है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल टैक्स भरना है, तो टैक्स भरूंगा कैसे, तो वो कैसे होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए कि फर्म की लैंड आपने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये लैंड यू है, ठीक है। वो लैंड यू मैंने बेच दी, तो फर्म के पास कौन सी लैंड बची, लैंड एस और टी। मान लीजिए कि ये लैंड एस और टी लॉन्ग टर्म एसेट है, और आपको जो रिमेनिंग जो ये 40 लाख रुपए है, ये 40 लाख रुपए, अगर ये 40 लाख रुपए जो एट्रीब्यूट कर रहे हो, अगर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है उसके सामने अगर एट्रीब्यूट कर रहे हो तो आपको टैक्स भरना है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। मान लो कि अगर ये दोनों लैंड शॉर्ट टर्म है और अपना जो कैपिटल गेन है वो एट्रीब्यूट कर रहे हो शॉर्ट टर्म एसेट के सामने, तो आपको पेमेंट करना है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। मतलब जो भी कैपिटल गेन है वो एट्रीब्यूट किस एसेट के सामने कर रहे हो। मान लो कि अगर वो शॉर्ट टर्म एसेट है, वो वहां पे आप एट्रीब्यूट कर रहे हो, तो आपको टैक्स देना है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और मान लो कि अगर वो कैपिटल गेन है वो लॉन्ग टर्म एसेट है और वहां पे एट्रीब्यूट कर रहे हो, तो आपको भरना है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो कैरेक्टर देखना है आपको कि जो बाकी बची है वो एसेट का कैरेक्टर देखना है। वो शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भरना है, अगर वो लॉन्ग टर्म है तो आपको भरना है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। फ्रेंड समझ में आ गया। अब थर्ड एग्जांपल देखते हैं। थर्ड एग्जांपल में ऐसा कि 3 पार्टनर है, पार्टनर ए बी और सी, तीनों का कैपिटल है फर्म में 1-1 करोड़ रुपए। लैंड एस जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट है 30 लाख रुपीज, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है एज पर 11 रूल 11 यू 45 लाख रुपए। पेटेंट टी है 45 लाख और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है 6 लाख रुपए। और फर्म के पास जो कैश पड़ा है वो पड़ा है 2 करोड़ 25 लाख रुपए, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूएशन करवाया, तो वैल्यूएशन में कुछ गुडविल का भी कुछ निकला कि भाई गुडविल इसकी 30 लाख रुपए डिसाइड कर लेते हैं, तो 30 लाख रुपए की कुछ गुडविल है। लैंड जो है उसका समझ लेते हैं कि वो 2 साल पुरानी है, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। पैटर्न जो एक्वायर किया है, जो डेवलप किया है, जो रजिस्टर किया है, वो 1 ईयर बैक है, मतलब शॉर्ट टर्म है। अब यहाँ पे पार्टनर ए विशेष टू एग्जिट, पार्टनर बोलता है कि मुझे यहाँ से निकलना है, ठीक है। पार्टनर यहाँ से निकलता है, तो फर्म डिसाइड करती है, द फर्म डिसाइड टू गिव 75 lakhs ऑफ मनी एंड लैंड एस। फर्म क्या करती है तो उसको 75 लाख रुपए कैसे दे देती है, 75 lakhs एस मनी एंड लैंड एस जिसकी फेयर वैल्यू है 45 lakhs, ठीक है। तो पार्टनर ए को कितना मिला, टोटल 1 करोड़ 20 लाख रुपए मिला टू सेटल हिज कैपिटल बैलेंस। फ्रेंड्स समझ में आया। 1 करोड़ का कैपिटल था, पार्टनर ये बोलता है कि मुझे निकलना है, पार्टनर बाकी के पार्टनर बोलते हैं ठीक है भैया आप निकल जाओ। 75 लाख से उनको मनी देते हैं, और लैंड एस है वो लैंड एस उनको दे देते हैं जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू है 45 लाख। तो फर्म उसको कितना देती है, 1 करोड़ 20 लाख। उसके कैपिटल में कितना पड़ा था, 1 करोड़ रुपया, ठीक है। तो टैक्स एज पर प्रोविजन सेक्शन 9B, तो सेक्शन 9B में इसका प्रोविजन कैसा होता है, ठीक है। देखो इसमें उसकी मार्केट वैल्यू कितनी थी, 45 लाख, ठीक है। मान लीजिए अपने ऐसा मान लेते हैं अभी कि जो कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन है वो भी 45 लाख ही हो रहा है, फॉर एग्जांपल, कि जितना उसका फेयर मार्केट वैल्यू है उतना ही इंडेक्सेशन वैल्यू है 45 लाख। तो यहाँ पे उसका कैपिटल गेन 9B में नहीं लगेगा क्योंकि एग्जैक्ट अमाउंट आ जाती है। 45(4) में कैसे टैक्स लगेगा, फेयर मार्केट वैल्यू कितना है 45 लाख। यहाँ पे अपने जो विदाउट इंडेक्सेशन देखना है तो कितना है 30 लाख, जैसे मैंने बताया यहाँ पे 30 लाख है, यहाँ पे ये 30 लाख है,
ठीक है। $30 लाख, ठीक है। तो कितना आया प्रॉफिट उनके ऊपर? 45 लाख रुपए की फेयर मार्केट वैल्यू, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 30 लाख रुपीज विदाउट इंडेक्सेशन, तो 15 लाख का प्रॉफिट आया। 9B में तो कुछ टैक्स लगा ही नहीं है, तो यहाँ पे कितना आया? 15 लाख प्रॉफिट आया। 15 लाख को 3 पार्टनर है, ए, बी और सी, तीनों में इक्वल इनका जो रेशियो है इस हिसाब से डिवाइड कर दो, या तीनों का जो रेशियो है उसी हिसाब से डिवाइड कर दो, तो 5-5 लाख रुपए आते हैं। तो यहाँ पे मैंने कैपिटल ड्रॉ किया पार्टनर ए का। कैपिटल ए की कैपिटल कितनी थी? 1 करोड़ रुपए। 5 लाख रुपए जो लैंड बेचने के बाद जो आए उनके, वो 5 लाख रुपए। तो यहाँ पे कैपिटल बैलेंस कितना हुआ? 1 करोड़ 5 लाख। उसके सामने फर्म इसको कितना दे रही है? 75 लाख रुपए कैश दे रही है, और जो लैंड दे रही है जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू है 1 करोड़ 20 लाख। तो यहाँ पे जो पार्टनर ए को एक्सेस कितना मिल रहा है? 15 लाख रुपए। तो 15 लाख के ऊपर अपने को यहाँ पे कैपिटल गेन टैक्स भरना है, ठीक है। अब देखना है कि बाकी एसेट कौन सी बची है फर्म के पास, ठीक है। यहाँ देखते हैं तो पेटेंट की बाकी बची है, और गुडविल है, ठीक है। 2 चीजें पड़ी है पार्टनरशिप फर्म के पास, ठीक है। एक कौन सी बची है? पेटेंट। एक पेटेंट बचा है और गुडविल। लैंड ऐसे तो चली गई, लैंड ये तो पार्टनर ए लेकर चला गया। अब दो एसेट है, एक 45 लाख की पेटेंट पड़ा है जिसकी इंक्रीज वैल्यू है 60 लाख रुपीज, और गुडविल। अब हम लोग बाकी के जो रिमेनिंग एसेट है, मतलब ये 2 एसेट है, उसके सामने हम एट्रीब्यूट करेंगे ये 15 लाख रुपए को। तो उसको एट्रीब्यूट कैसे करना है, ठीक है। ये 15 लाख को एट्रीब्यूट कैसे करना है वो देखते हैं। पेटेंट टी की ओरिजिनल कीमत कितनी थी? 45 लाख। इंक्रीज कितनी हुई? 60 लाख। इंक्रीज बाई 15 लाख, ठीक है। 15 लाख इंक्रीज हुआ। गुडविल था, गुडविल की कॉस्ट ने आगे जैसे बताया शुरुआत में कि उसकी कॉस्ट 0 मानी जाएगी, तो 0 से 30 लाख हुई, मीन्स इंक्रीज कितना हुआ? यहाँ पे 30 लाख रुपीज इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो इसका रेशियो कितना आया? 1:2, ठीक है। अब 15 लाख का 1:2 मतलब 1/3, दैट इज 5 लाख, वो एट्रीब्यूट होगा पेटेंट टी के सामने, और 2/3 मतलब 10 लाख रुपए एट्रीब्यूट होगा सेल्फ जनरेटेड गुडविल के सामने। अब जब इन फ्यूचर में जब ये पेटेंट टी को हम बेचेंगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम इसको 25 लाख में बेच रहे हैं, तो 5 लाख रुपए जो भी इसकी सेल्स वैल्यू होगी उसमें से 5 लाख रुपए हम रिड्यूस कर देंगे, बाकी के ऊपर कैपिटल गेन टैक्स भरेंगे, ठीक है। और ये टैक्स जो 15 लाख है, जब 15 लाख जो आया यहाँ पे ये कैपिटल गेन, ये 15 लाख रुपए, ठीक है, वो हम टैक्स भरेंगे एज ए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। मैंने आगे जैसे बताया था क्यों शॉर्ट टर्म भरना है, शॉर्ट टर्म कैपिटल क्यों लगेगा, लॉन्ग टर्म क्यों नहीं? तो लॉन्ग टर्म इसलिए लगेगा क्योंकि हम जो 15 लाख रुपए जो है जो एट्रीब्यूट कर रहे हैं रिमेनिंग एसेट के ऊपर, वो कर रहे हैं पेटेंट टी के ऊपर। पेटेंट टी है, ठीक है, वो पेटेंट टी जो पार्ट है वो इंटेजिबल ब्लॉक ऑफ एसेट का पार्ट है, मतलब शॉर्ट टर्म एसेट का पार्ट है, तो हम वहां पे एट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इसके लिए हमको वहां पे भरना है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ये जो गुडविल है यहाँ पे कहा गया है सर्कुलर में कि गुडविल को शॉर्ट टर्म माना जाएगा, तो वो भी हम एसेट के सामने एट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इसलिए हम 15 लाख के ऊपर हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भरेंगे, ठीक है। मान लो ये 15 लाख रुपए है, ये 15 लाख रुपए है, हम ऐसी कोई एसेट के सामने एट्रीब्यूट करते हैं, मान लो कि पेटेंट या मतलब कोई दूसरी एसेट होती जो लॉन्ग टर्म एसेट होती, तो 15 लाख में से 5 लाख के ऊपर हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भरते, और 10 लाख रुपए जो ऐसा कोई होती जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाली होती, तो हम वहां पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भरते हैं। मतलब जो एसेट को आप एट्रीब्यूट कर रहे हो वो कैसी एसेट है, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म है, जिसके सामने आप एट्रीब्यूट कर रहे हो उस हिसाब से आपको टैक्स भरना है। डेप्रिसिएशन ऑन पेटेंट टी विल नॉट बी अलाउड। अब ये इसकी वैल्यू कितनी है पेटेंट की 45 लाख, और इंक्रीज वैल्यू कितनी हुई है एफएमवी 60 लाख, लेकिन आपको जो डेप्रिसिएशन मिलेगा वो 45 लाख पे ही मिलेगा, नहीं कि फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर, ठीक है। और सेल्फ नो डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड ऑन सेल्फ जनरेटेड गुडविल, गुडविल के ऊपर जैसे मैंने आगे बताया इसके ऊपर आपको कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, जो मेजर जो चेंजेस है, मेजर जो याद रखने जैसा पॉइंट है, ठीक है, वो मैं आपको एक बार, जैसे आगे तो सब कुछ ये चीजें आ गई है, लेकिन एक समअप में आपको मैं बता देता हूँ का पॉइंट्स टू बी रिमेंबर व्हेन देयर इज अ रिकंस्टिट्यूशन इन पार्टनरशिप फर्म, दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड पार्टनर रिसीव नथिंग। यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग में फॉर एग्जांपल के पार्टनरशिप में रिकंस्ट्रक्शन होता है,
खाली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है, पार्टनर्स कुछ ले नहीं जाता है, तो यहाँ पे ना तो सेक्शन 9 भी लगेगा ना तो सेक्शन 45(4) लगेगा। कोई भी चीज यहाँ पे कोई भी सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, पार्टनर को कुछ मिलता ही नहीं है तो फिर किस बात का चीज, तो टैक्स किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है, टैक्स को भरने की जिम्मेदारी आती नहीं यहाँ पे। सेकंड पॉइंट, इन केस ऑफ रिटायरमेंट रिटायरिंग पार्टनर रिसीव द अमाउंट एग्जैक्टली द अमाउंट स्टैंडिंग इन हिज कैपिटल अकाउंट। मतलब कोई पार्टनर रिटायर होता है, उसको मान फॉर एग्जांपल उसके कैपिटल अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़ा है और 10 लाख रुपए लेके जाता है, तो भी यहाँ पे कुछ टैक्स नहीं भरना है, पार्टनरशिप फर्म को कोई टैक्स नहीं भरना है, क्योंकि एक्सेस लेकर नहीं जाता है, जितना पड़ा है उतना ही ले जाता है, तो उसको कोई टैक्स भरने की जिम्मेदारी नहीं होती है। थर्ड है कि आउट ऑफ 2 पार्टनर 1 इज रिटायर्ड प्रोविजन ऑफ सेक्शन 9B इज एप्लीकेबल। 2 पार्टनर है, एक पार्टनर ले जाता है, एक पार्टनर रिटायर्ड होता है, ठीक है, तो सेक्शन 9B एप्लीकेबल होता है। लेकिन वो भी कब होगा कि जब वो एक्सेस ले जाता है, उसके पास स्टॉक इन ट्रेड है, कोई एसेट है, तो अगर वो ले जाता है तो वो भी मार्केट वैल्यू से ज्यादा, तो उसको टैक्स लगेगा। ठीक है दोस्त, तो ये मतलब जो सेक्शन 9B और 45 की जो बड़ी बड़ी चीजें थी मेजर अपरेंटली, वो मैंने आपको यहाँ डिस्कस करी है। इसके बाद बहुत सारे लीगल इश्यू खड़े हो सकते हैं और आएंगे इसके बाद, तो वो हो सकता है कि उसके बारे में मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।